So beta, today we will start the new chapter, that is human health and diseases. Okay, आपको कोशिश करूँगी मैं कम से कम समय में बेटे जितना भी हो सके ये चैप्टर कंप्लीट करवा सकूँ, पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बताने पड़ेंगे, अदरवाइज़ वन शॉट कोई यूज़फुल नहीं होगा. ओके, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिए. चलिए, सबसे पहली बात, हेल्थ क्या होती है. अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ क्या होती है बेटा. हेल्थ इज़ अ स्टेट, एक कंडीशन, एक दशा है, ठीक है ना, एक स्टेट है. फिजिकली हम फिट हैं, जो हमें बताती है, ऐसी कंडीशन जो बताती है कि अगला बंदा फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सोशली फिट है, ठीक है, इमोशनली फिट है, यानी कि उसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल है कि नहीं है, वो सोशल लाइफ में अपने को एडजस्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता है. फिजिकल फिटनेस के साथ साथ हमें और फिटनेस भी चाहिए होती है, उसको हेल्थ कहा जाता है. हेल्थ डजंट मीन दैट सिंपली वी आर ऑल राइट, हम ठीक है, हम बीमार नहीं पड़ते, तो सिंपली वैसे दैट नहीं ये बंदा हेल्दी है, नहीं कह सकते, ठीक है ना. हेल्दी वो कहलाता है जिसकी सोच भी हेल्दी हो, जिसकी सोच बहुत पॉजिटिव हो. फिजिकली तो वो अच्छा है ही है, सोशली भी बहुत अच्छा है, इमोशंस को भी कंट्रोल में रखता है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह जाता है या फिर बिल्कुल ही हार्टलेस फेलो की तरह काम करता है, तो ऐसा पर्सन जो है वो पूरी तरह से हेल्दी नहीं कहलाता है. तो हेल्थी, अगर मैं हेल्थ की बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ. हेल्थ होती है स्टेट ऑफ कंप्लीट. स्टेट किसकी है, स्टेट ऑफ कंप्लीट. क्या कंप्लीट, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, आप और भी ऐड कर सकते हो, इमोशनल वेलबींग. ओके, दिस इज कंसिडर्ड एज योर हेल्थ. कभी कभी पूछा भी जा सकता है, पता होना चाहिए, चैप्टर का टॉपिक है तो इतना तो पता होना चाहिए. एंड व्हाट डू यू, अब इसमें मैं, पता है पहले के समय में क्या था, हेल्थ से रिलेटेड कुछ मिथ्स जुड़े थे. ऐसे कहा करते थे, जिन लोगों, जैसे हम लोगों को ब्लैक स्किन पर्सन कहा करते थे, निग्रोस को कहते थे, तो जिनकी काली स्किन होती है उन लोगों को अक्सर ही बुखार आता है. ऐसे मिथ पहले के समय में जोड़े गए थे, बट अब ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, अब इनका कोई भी लॉजिक नहीं है, ठीक है. अगर इसी में बताऊं कि अगर हेल्थ को, कौन से फैक्टर्स है जो हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, तो बेटा इसमें बेसिकली हमारे 3 फैक्टर आते हैं. एक तो आता है जेनेटिक फैक्टर, दूसरा आता है बेटा इन्फेक्शंस, ओके, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, और तीसरा हमारा आता है इसी में लाइफस्टाइल. अब इससे क्या समझते हो, देखो जेनेटिक, पेरेंट्स को अगर कोई बीमारी है आगे पहुंच जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से कोई बच्चा बीमार हो सकता है, ठीक है, एक तो जेनेटिक रीजन होगा. दूसरा इन्फेक्शंस, कोई भी इन्फेक्शन होते रहते हैं ना, डेली लाइफ है, कहीं कट लग गया उसमें इन्फेक्शन हो गया तो उससे बीमारी होने के चारण रहते हैं. दीज आर द फैक्टर्स बेटा. एंड लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हम क्या सोए रहते हैं, हम सीडेंट्री पर्सन हैं, हमारा ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, ठीक है. हमारी लाइफस्टाइल में क्या योगा, एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, ये सब चीज़ें शामिल हैं कि नहीं है. अगर नहीं है तो डेफिनेटली हम हेल्दी नहीं माने जाएंगे, अगर हैं तो हेल्दी माने जाएंगे. ये हो गई तुम्हारी हेल्थ रिलेटेड में. अगर हेल्थ को कैसे मेंटेन करना, हाउ टू मेंटेन द हेल्थ, जितनी चीज़ें अभी बताई हैं, बैलेंस डाइट लीजिए, लाइफस्टाइल को सुधारिए, अगर जेनेटिक कोई पार्ट है तो हमें पहले से पता रहता है तो उसका डायग्नोस करवा लेना चाहिए, ठीक है. वैक्सीनेशन एक हेल्दी रहने का एक अच्छा, आजकल गवर्नमेंट्स जो होती है वैक्सीनेटेड करती हैं, ठीक है ना, वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम्स चलते हैं, उससे भी हेल्दी. तो ये ऑल दीज आर द मेन थिंग्स, ठीक है ना. और सबसे बड़ी बात बेटा, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए. किसी भी बीमारी के बारे में अगर हम जानते हैं ना, तो आधे तो बीमार के होने के रिस्क जो है वहीं घट जाते हैं. तो इसलिए अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमें पता होना चाहिए अगर ये सिम्टम आ रहा है तो कौन सी बीमारी. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझिए, डेली लाइफ को भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, उसके अलावा भी नहीं है. उसके अलावा हेल्थ, फूड हाइजीन, ठीक है, अपना फिजिकल हाइजीन, इन सब चीज़ों का तो ध्यान रखना ही रखना है, साफ सफाई का. ओके, दीज आर द मेन, हमें कैसे करनी. अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा डिजीज. व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज से आप क्या समझते हो. डिजीज है माल फंक्शनिंग ऑफ, मतलब माल फंक्शनिंग यानी कि जब हमारा फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है. माल फंक्शनिंग ऑफ वन ऑर्गन या फिर काफ़ी ऑर्गन्स, या फिर कोई बॉडी का पूरा सिस्टम ही हमारा गड़बड़ कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो रोजाना की जो हमारी डेली लाइफस्टाइल है, जो हमारी दिनचर्या है, हमारा डेली रूटीन है, वो कहीं पे इफेक्ट हो रहा है. हमारा जो बॉडी का जो फीचर है, जो हमारा बॉडी जो एक अच्छे से
समझती है कि ठीक है हमारा डेली के रूटीन को मतलब कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो रहा है, हम प्रॉपर तरीके से हमारा डेली शेड्यूल नहीं चल पा रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि भैया डिजीज हो गई। तो माल फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स कैरेक्टराइज बाय अपीयरेंस ऑफ अपीयरेंस। अब भैया माल फंक्शनिंग तो हो रही है पर हमें कुछ उसके साइंस और सिम्टम्स भी तो नजर आएंगे ना। तो डिजीज होती है तो साइन और सिम्टम्स भी नजर आते हैं, नोजिया हो रहा है, हेडेक हो रहा है, फीवर आ रहा है, ऑल दीज आर कॉल्ड एज, ये सारे हमारे सिम्टम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर ये चीजें हैं तो हम कहेंगे कि डेफिनेट सी बात है कि ये डिजीज है। डिजीज में क्या होता है फिर तुम्हारा साइंस एंड सिम्टम्स हमें बताते हैं दैट समवेयर द पर्सन इज डिजीज। ओके, साइंस एंड सिम्टम्स ये हमें क्या बताएंगे बेटा, डिजीज के बारे में बताएंगे। अब इसी में अगर मैं डिजीज बोलूं तो दो टाइप के डिजीजेस होते हैं बेसिकली, एक तो हो गई तुम्हारी इन्फेक्शियस, क्या हो गई इन्फेक्शियस, और दूसरी तुम्हारी क्या होगी बेटा नॉन इन्फेक्शियस। व्हाट इज दैट, नॉन इन्फेक्शियस। आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। इन्फेक्शियस वो है जो एक से दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट हो जाती है, नॉन इन्फेक्शियस वो है जो एक से दूसरे बंदे को नहीं होती है। इन्फेक्शियस बीमारियां एक से दूसरे को होने के मेन कारण क्या है, कॉन्टैक्ट हो सकता है, कुछ बीमारियों में कॉन्टैक्ट है, कुछ में ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, हमने छींक करी, छींक आई तो उसके ड्रॉपलेट्स पड़ गए दूसरे बंदे के ऊपर, तो उसको होने के चांसेस हैं। ठीक है, हमने सिरिंज से हो जाती हैं, ब्लड से हो जाती हैं। ठीक है, ये इन्फेक्शन। और नॉन इन्फेक्शियस वो हो गई जो भैया हमारे बॉडी के पर्टिकुलर किसी इंसान के अंदर हैं, तो वो या तो जेनेटिक वे में जाते हैं या किसी और ढंग से जाते हैं, अदरवाइज नहीं ट्रांसफर होते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हमें इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस के बारे में भी पता चल गया कौन कौन सी है। तो कॉमन डिजीजेस कुछ जो है कॉमन डिजीजेस के बारे में बताती हूँ मैं। जैसे कि सबसे पहले तो ये जानो कि डिजीज होती किसकी वजह से है, पैथोजेंस। पैथोजन क्या होते हैं बेटा, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे हम लोग, पैथोजन कहेंगे। अब पैथोजन ऑर्गेनिज्म, ओके, तो पैथोजन आप समझ गए ना, जो बीमारी पैदा करते हैं, जितने भी माइक्रोब है हमारे सारे के सारे पैथोजन आते हैं। पैथोजन क्या करता है ना बेटा, फाइनली कभी जो पर्सन है सफरर है उसकी डेथ तक हो जाती है। ठीक है ना। पैरासाइट, पैरासाइट क्या समझते हो आप, पैरासाइट क्या होता है, होस्ट की बॉडी में रहता है, थ्रू आउट लाइफ रहेगा, उससे अपना उसकी बॉडी में जाकर के अपना खुद का सर्वाइवल ढूंढता है, कहीं ना कहीं खुद उसकी बॉडी में जिंदगी भर जीता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि थ्रू आउट लाइफ जो है, जब तक इंसान जीता है तब तक वो अपने पैरासाइट के ही साथ जीता है। ठीक है, पैथोजन किल करने की एफिशिएंसी भी रखता है, आदमी को मार तक देगा। ठीक है ना, पैथोजन, पैरासाइट्स। ठीक है, पैरा तो ये हो गया, तो कहीं ना कहीं हम पैरासाइट्स को भी पैथोजन के कॉज मान सकते हैं। ठीक, ये चीजें हमारी जनरल चीजें हैं बेटा, अभी स्टार्टिंग में जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो इसी में अगर हम जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं। अब हम इसी से रिलेटेड एक बात बोलते हैं, पहली बीमारी बोल देते हैं। चलो एक इसमें कुछ बीमारियों का जिक्र कर देते हैं। तो फर्स्ट वन इज टाइफॉइड। क्या है तुम्हारी, टाइफॉइड है। टाइफॉइड क्या होती है बेटा, ये एक बैक्टीरियम है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। बैक्टीरियम क्या नाम है इसका, सैल्मोनेला टाइफी। व्हाट इज दैट, सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज टाइफॉइड। ओके, ये है तुम्हारा सैल्मोनेला टाइफी, ये एक बैक्टीरियम है बेटा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर दिस इस टाइफॉइड फीवर। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, टाइफॉइड फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं, इसमें 30 to 40 डिग्री अप्रॉक्स जो है तुम्हारा फीवर बना रहेगा, हेडेक होता है, नोजिया होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, इस टाइप से काफ़ी सारे इसके सिम्टम्स हैं। भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हैं। तो इन बीमारियों के सिम्टम्स पता चले। टाइफॉइड के क्या क्या सिम्टम्स हो गए, बेसिकली 39 डिग्री to 40 डिग्री इसमें करीब करीब तुम्हारा फीवर बना रहता है बेटा। वीकनेस होगी पेशेंट को, क्या होगी, वीकनेस होगी। और स्टमक होगा, ठीक है ना, पेट में दर्द रहता है, स्टमक, ठीक है, स्टमक पेन। और उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होती है बेटा, प्रॉपर तरीके से जो पर्सन है वो फ्रेश अप नहीं हो पाता है। ठीक है, हेडेक होता है, समझ रहे हो। और लॉस ऑफ एपेटाइट, दैट इज योर लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख न लगना, ये सारी। और इसका जो टारगेट है वो कहाँ, इंटेस्टाइन। कहाँ पे होता है ये तुम्हारा, इसमें बेसिकली ये जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। कहाँ करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में
ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये दूसरी जगह माइग्रेट करता है, इट माइग्रेट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर एरियाज, ठीक है। तो ये टाइफाइड, अब टाइफाइड किसी बंदे को हुआ है कि नहीं हुआ है उसकी पुष्टि के लिए क्या होता है, जो टेस्ट किया जाता है उसको विडाल टेस्ट कहते हैं। ओके बेटा, तो ये भी पता होना चाहिए, या आता भी है कि किस चीज से क्या पुष्टि करता है कि अगले बंदे को टाइफाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, तो इसमें एक और जिक्र आता है, एक लेडी थी पता है जिसका नाम था मैरी मेलन। ये लेडी को टाइफाइड मैरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, टाइफाइड मैरी, बिकॉज बाय प्रोफेशन शी वाज अ कुक, वो एक कुक थी और उन्होंने अपने खाने के थ्रू बहुत लोगों को टाइफाइड की बीमारी फैलाई थी, इसीलिए इनको टाइफाइड मैरी भी कहा जाता है। ओके, तो ये तुम्हारा टाइफाइड का पूरा हो गया। तो अभी तक का इतना आप समझ गए हो। लेट्स मूव विद द अनदर। अब दूसरे के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट डिजीज जो हम बोलेंगे दैट इज योर निमोनिया। किसकी बात करते हैं हम, दूसरा निमोनिया। ये किसकी बीमारी है बेटा, इसमें क्या होता है, निमोनिया में भी बेसिकली हमें जो है ये बुखार उखार जैसे सिम्टम्स बने रहते हैं। इसका जो वेक्टर है वो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस। बेटा बैटरी प्रॉब्लम वाज देयर, अगेन वी आर ओके, वी आर स्टार्टिंग। तो हम लोग निमोनिया के बारे में पढ़ रहे थे। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया इज द मेन फैक्टर जो इस चीज को करता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के अलावा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दिस। और इसमें क्या आता है, फीवर आता है, रह रह के ठंड लगती है, कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम हो जाता है, कफिंग बहुत ज़्यादा होती है निमोनिया के केस में। और मैंने आपको बताया कि एल्वियोइडीज में क्या होता है, फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है प्रॉब्लम आपके इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। अब इसका जो है मेन ट्रांसमिशन की बात हो रही, ये ट्रांसमिशन किससे होता है बेटा, ट्रांसमिशन होगा, सीधी सी बात है, ड्रॉपलेट्स, अगर ड्रॉपलेट्स आ रही, किसी ने छींक मार दी, ड्रॉपलेट्स अगर दूसरे हेल्दी पर्सन के मुंह में चली गई, कुछ भी हुआ तो उससे हो जाएगा। ग्लास यूटेंसिल्स वगैरह, अगर बर्तन वर्तन शेयर कर रहे हैं तो वैसे नहीं होता है ज़्यादा, बट फिर भी कहते हैं यूटेंसिल्स शेयर करने से भी इसके चांसेस रहते हैं। अब इसी में जो नेक्स्ट आता है तुम्हारा, कुछ और बीमारियां भी हैं जो बैक्टीरिया, जैसे डिसेंट्री होती है, प्लेग होता है, ठीक है, ये भी आपकी सारी बैक्टीरियल बीमारी। तो क्वेश्चन ना इस टाइप से आ सकता है आप लोगों का, बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में बताइए करके, वायरल डिजीजेस के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये आपकी डिप्थीरिया, डिप्थीरिया भी आपकी बैक्टीरियल डिजीज ही होती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है आपका, एक है राइनो वायरस। क्या आता है, राइनो वायरस। राइनो वायरस बेटा ये एक वायरस है और इसकी वजह से क्या होता है बेटा, राइनो वायरस की वजह से होती है आपका कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, जो इस मौसम में ज्यादातर लोगों से सफर कर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू योर राइनो वायरस। इसमें होता क्या है, इसमें ना बेटा नेसल कंजेशन हो जाएगा, ठीक है, नाक में प्रॉब्लम हो जाना, थ्रोट में दिक्कत होना, थकान सी हो जाना, हेडेक होना, ठीक है, और टायर्डनेस हो जाना। तो ये सारी की सारी किसकी प्रॉब्लम होता है ना, वैसे कुछ इतना सिवियर सिम्टम्स तो नज़र नहीं आते हैं, बट प्रॉब्लम्स रहती हैं। सर्दी जुकाम भी अपने आप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स करती हैं। तो आप जो जो इसके सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो सिम्टम्स को ध्यान में रख लीजिए। क्या होगा, नेसल कंजेशन हो जाएगा, नाक में कंजेशन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है ना, नाक में कंजेशन के साथ साथ तुम्हारा डिस्चार्ज भी होता है, ठीक है ना, नेसल डिस्चार्ज भी आएगा आपका, कंजेशन एंड ऑल, ठीक है, नेसल कंजेशन हो गई, डिस्चार्ज हो गया आपका, कफ हो जाएगा, क्या होता है, कफ होता है, हेडेक होता है, ठीक है ना, हेडेक होगा, और टायर्डनेस आ जाएगी, क्या आएगी, टायर्डनेस आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये इसके सिम्टम्स हो गए। अब इसका ट्रांसमिशन भी क्या है, सेम वही है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हो जाता है, ठीक। ये भी इजी है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग इसको पढ़ते चले आ रहे हैं, सो आई सपोज कि आप लोग इसको कर लेंगे। अब इसी में बेटा हम लोग जाते हैं मलेरिया। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता भी है, ठीक है। ये मलेरिया किसकी वजह से होता है, आप सबको पता है, फीमेल एनाफिलीज की वजह से होता है, ठीक है। और इसका मेन क्या है कॉज, प्लाज्मोडियम। क्या है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये एक प्रोटोजोन डिजीज है, ओके, मलेरिया के बारे में। अब मलेरिया की भी अलग अलग है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है जो, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये ना आपका मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। क्या करता है, मैलिग्नेंट मलेरिया, यानी कि भैया जिससे मरने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है ना, दैट इज कंसिडर्ड एज योर डेथ तक हो सकती है आपके इसकी। और उसके अलावा क्या होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ठीक है ना, और प्लाज्मोडियम मलेरी करके भी होता है, ठीक है। तो इसका इन्फेक्शन जब आपको फीमेल एनाफिलिस काटती है किसी हेल्दी पर्सन को,
तो हो जाएगा, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को अगर काट रही है बाय द वे, तो उससे मलेरिया होने के काफ़ी चांसेस है, ठीक है। प्लेस में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये मलेरिया बहुत ज़्यादा गर्मी को सीजन्स में हमारा फैलता रहता है, ठीक है। अब मलेरिया की अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूँ, किसकी बात करूँ, अगर मैं इसकी लाइफ साइकिल की बात करती हूँ, तो जो प्लाज्मोडियम है ना, सबसे पहले ये जो प्लाज्मोडियम है ये क्या करता है, ह्यूमन की बॉडी में एंटर करता है। क्या करता है ये बेटा, ह्यूमन की बॉडी में एंटर करता है। एंटर कैसे करेगा, बाइट से, ठीक है ना। कोई फीमेल एनाफिलीज आएगी, काटेगी, काटते ही अपने स्पोरोजोइड्स को बॉडी में डाल देगी। टेक्निक समझी, स्पोरोजोइड्स को क्या किया, बॉडी में डाला। बॉडी में डालने के बाद वो स्पोरोजोइड्स क्या करेंगे, हमारे लीवर में जाएंगे, ठीक है ना। लीवर में जाएंगे, लीवर से कहाँ अटैक करेंगे, आरबीसी में अटैक करेंगे। आरबीसी में क्या करते हैं, फिर वो हीमोजोइन नाम का एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, छोड़ेंगे। उससे आदमी को मलेरिया के सिम्टम्स नजर आने लग जाते हैं, और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहले लीवर में होगा, फिर उसके बाद वहां से गए आरबीसी में हुए, तो ब्लड सेल में हो जा, आरबीसी में कर दिया इन्होंने, फिर वहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तो फिर आरबीसी बर्स्ट हो गई, फट गई। फिर एक आरबीसी फटी, बची हुई जितनी भी आरबीसी आसपास के उनको भी इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। फिर वहां से क्या होता है, ये गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेट बना लेते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। इतना किसके शरीर में होता है बेटा, हमारे शरीर में होता है, ह्यूमन के शरीर में। इसको होस्ट, 2 होस्ट चाहिए, बगैर 2 लोगों के इसकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं होती है। तो पहले क्या किया, ठीक है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो कहीं से एनाफिलीज आई, उसके पास स्पोरोजोइड्स थे, उसने एक हेल्दी पर्सन को काटा, काटने के बाद वो स्पोरोजोइड्स ब्लड के थ्रू लीवर में पहुंचे, लीवर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, वहां से वो सीधे आरबीसी में गए, ब्लड तो सारी सब जगह है, ठीक है। वहां से फिर उनको अटैक किया, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फिर वो बर्स्ट हो गई, वो फट गई, फिर आसपास के आरबीसी को भी उसने इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। अगर ज़्यादा हो जाए इसी में जब बर्स्ट होती है, तो हीमोजोइन नाम का एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करती हैं, जिससे कि आदमी को रह रह के ठंड आना, बुखार होना, मॉस्किटो जैसे मलेरिया जैसे सिम्टम्स नजर आने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे इसने जेनेसिस करी, ठीक है। मेल भी बना, फीमेल दोनों बन गए, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, इतना ह्यूमन की बॉडी में हो गया। फिर तब तक मच्छर ने फिर काट लिया बाय द वे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। मच्छर जब काटेगा तो मच्छर की बॉडी में चला गया गैमेटल फॉर्म में, फिर वहां पे फ्यूजन हुआ, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन हुआ मेल फीमेल का। फिर क्या होता है, ये हमारा इंटेस्टाइन, ठीक है, गट में होती हैं ये सब चीजें। गट से फिर ये कहाँ जाएगा, आपका सीधे के सीधे स्पोरोजोइड्स बन जाएंगे, ठीक है। स्पोरोजोइड जाकर के बेटे इसके सलाइवा में डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, जो मुंह में जो लार होता है सलाइवा, उसमें डिपॉजिट होंगे। फिर वहां से दोबारा जैसे ही किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो उसकी बॉडी में स्पोरोजोइड डाल देगा। तो आधा लाइफ साइकिल तो इसके हमारे ह्यूमंस के अंदर हुई, आधी मच्छर के खुद के बॉडी के अंदर होती है। तो इसको 2 होस्ट चाहिए ही चाहिए होते हैं, ठीक है, अदरवाइज इसकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं होती है। तो मैंने आपको समझाया कैसे होता है, बता दिया है ना, तो आप समझ जाओगे, मेरे ख्याल से आ जाएगा आप लोगों को, हाँ। अदरवाइज आई हैव टू राइट डाउन, अदरवाइज अगर मुझे लिखना है तो बताओ, मैं लिख देती हूँ इसको। ये आपका क्या हुआ, स्पोरोजोइड्स के फॉर्म में, किस फॉर्म में, स्पोरोजोइड्स के फॉर्म में। चलो इसको लिख ही देती हूँ बेटा, बता ही देती हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। इसको क्या चाहिए, देखो 2 होस्ट चाहिए। क्या चाहिए, मलेरिया नीड्स 2 होस्ट, ठीक है ना, 2 होस्ट चाहिए इसको, ठीक। इसने मच्छर ने काटा, मॉस्किटो ने बाइट किया, ठीक है, ये मैन को, आदमी को, यहाँ पे स्पोरोजोइड्स रिलीज करे, क्या करे, स्पोरोजोइड्स रिलीज करे। फिर यहाँ से ब्लड के थ्रू माइग्रेट होते हुए कहाँ गए, लीवर सेल्स में। यहाँ पे क्या हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, इसने अपनी काफी बना लिए, ठीक है, प्रोजेनी बढ़ा दी। फिर कहाँ गया, आरबीसी को इफेक्ट किया, यहाँ पे भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है ना। फिर ये बर्स्ट हो गए, क्या हुए, बर्स्ट हो गए। बर्स्ट होने के बाद क्या हुआ, ये रिलीज हो गए, आरबीसी ऐसे ऐसे रिलीज हो गए। तो यहाँ पे हीमोजोइन नाम का टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हुआ, जिससे मलेरिया के सिम्टम्स आने शुरू हुए। फिर यहाँ पे इसने गैमेट्स बना लिए, ठीक है ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाया, ठीक है, मेल फीमेल। यहाँ आया, फिर आया, ये है मलेरिया, मच्छर की बॉडी, किसकी है, मच्छर की, मॉस्किटो की। ये है ह्यूमन की बॉडी, समझ रहे हो ना। फिर यहाँ आया, यहाँ पे क्या होगी बेटा, फर्टिलाइजेशन हो गई। क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन किस जगह पे होगी,
फर्टिलाइजेशन किस जगह पे होगी? गट में होगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया आपका गट में। अब यहाँ से स्पोरोजोइट्स कहाँ चले गए? आपके इसके सलाइवा में, सलाइवरी ग्लैंड में इसने डिपॉजिट कर दिए। क्या कर दिए? सलाइवरी ग्लैंड में इसने अपने डिपॉजिट कर दिए क्या? स्पोरोजोइट, ठीक है ना। और फिर यहाँ से फाइनली फिर जैसे ही फिर ये कहाँ से मच्छर अपने सलाइवा में डिपॉजिट कर लेगा। जैसे ही ह्यूमन होगा उसको मिलेगा, कोई भी हेल्दी पर्सन मिले उसको काटेगा, फिर से उसकी बॉडी में डाल देगा, बस कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। ओके, आई सपोज आप लोगों को ये समझ आ गया होगा बेटा, क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे लिमिटेड टाइम पे ये सब चीज़ों को करना है। तो रेफरेंस के लिए आप एनसीईआरटी की बुक लिखिएगा और मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अभी अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, इसी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा वो समझिए। इसी में कुछ और बीमारियों का आपको जिक्र करती हूँ। एक है जैसे तुम्हारी एमीबिक डिसेंट्री। क्या है? एमीबिक डिसेंट्री, ठीक है। ये किसकी वजह से होती है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है ना। ये किसकी वजह से होती है हमारी? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसका इन्फेक्शन क्या होता है? वही कंटामिनेशन फूड एंड वाटर। किसकी वजह से होगा? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है ना, फूड एंड वाटर। और इसका ये बताओ पैथोजन कहाँ पे होता है? इफेक्ट कहाँ पे करता है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन को करेगा, ठीक है ना। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स एब्डोमेन में पेन होगी, ठीक है ना, एब्डोमिनल पेन। और इसमें थोड़ा सा एब्डोमिनल पेन हो गया, म्यूकस और ब्लड आता है, ठीक है ना। स्टूल में, किसमें? स्टूल में म्यूकस, स्टूल विथ म्यूकस एंड ब्लड, ये चीजें हो जाती हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी रहता है, ठीक है ना, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी रहेगा। तो ये सारी की सारी किसकी है? तुम्हारी एंटमीबा हिस्टोली। अगर अब इसका कैरियर एक ये भी पता होना चाहिए, कैरियर कौन होती है बेटा? इसकी बेसिकली फ्लाइज होती हैं कहीं, तभी आजकल अभी थोड़े से कम होने के चांसेस है, बिकॉज अब घर घर में टॉयलेट्स हैं, तो पहले ओपन में जो चीज़ें डिस्कार्ड हुआ करती थी उसकी वजह से बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस रहा करते थे, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा नेक्स्ट डिजीज। इसके बाद आते हैं हमारे हेलमिंथिक डिजीज। कौन सी डिजीजेस आती हैं? हेलमिंथिक डिजीज, हेलमिंथिक वॉर्म्स, ठीक है ना, एस्केरिस की वजह से होती हैं। एक तो है इसमें एस्केरियासिस, ठीक है ना, हेलमिंथिक डिजीज, ठीक है। हेलमिंथिक डिजीज में आता है, एक आता है तुम्हारा, पहला आता है एस्केरियासिस, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? एस्केरिस की वजह से होता है। तो एस्केरिस का फुल नेम वो भी आपको पता होना चाहिए, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है ना। ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की वजह से, ठीक है ना, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स इसकी वजह से होती है, ठीक है। ये इसका पैथोजन हो गया। उसके अलावा इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें कभी कभी जो ब्लॉक तक आ जाता है, ठीक है ना, इंटेस्टाइनल पैसेज में, ठीक है ना, इंटेस्टाइनल पैसेज में कभी कभी ब्लॉकेज भी हो जाती है बेटा इसमें, ठीक है ना। इंटेस्टाइनल पैसेज में इसकी ब्लॉकेज होने के भी चांसेस रहते हैं। उसके अलावा वही बेसिकली जैसे हैं एब्डोमेन में पेन होना, मस्कुलर पेन होना, नोजिया रहना, फटीग रहना, एनीमिक तक हो जाता है कभी कभी इसमें पेशेंट, ठीक है ना। एनीमिक वही है, ब्लड की कमी हो जाना, उसको एनीमिया भी कहते हैं। एनीमिया तक के इसमें वो दिखने लग जाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है इसमें अंदर ही अंदर ब्लीडिंग तक हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग तक की भी शिकायत इसमें आ जाती है, ठीक है ना। तो इंटरनल ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है पेशेंट्स में, ये इसके मेन हो गए। और हेडेक वगैरह तो बेटा कॉमन ही है। इसी के बाद जो नेक्स्ट आती है वो फाइलेरियसिस है, ठीक है। फाइलेरियसिस को एलिफेंटाइटिस भी कहते हैं और ये फाइलेरियल वॉर्म की वजह से होता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली एलिफेंटाइटिस क्यों कहते हैं? एलिफेंट हाथी पाँव कहते हैं हिंदी में। पूरा पैर जो है सूज करके नीचे से लोअर लिम्ब भी सूजती है और पूरा जेनिटल एरिया तक आ जाता है बेटा, पूरा का पूरा पैर सूज के आदमी हमेशा बेड रिडन रहता है, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे भी एक छोटा सा मॉस्किटो ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए इन चीज़ों से भी हमें, इसमें ये होता किसकी वजह से है? एलिफेंटाइटिस किसकी वजह से होता है? ओके, तो मैं आज जल्दी जल्दी मैं बता रही हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों का थोड़ा सा समय ताकि बच सके। फाइलेरियसिस, ठीक है ना, फाइलेरियसिस या इसको एलिफेंटाइटिस भी कह सकते हैं हम लोग। तो ये किसकी वजह से होता है? वाउकेरिया ब्रोंकोफ्टी, ठीक है ना। ये हो गया आपका वाउकेरिया, वाउकेरिया आपका है ये
बॉर्न क्रॉफ्टी, ठीक है ना, क्रॉफ्टी हो गया। और वाउकेरिया मलाई, ठीक है ना, ये भी इसकी वजह से, ठीक है ना, वाउकेरिया मलाई की वजह से इसको फाइलेरियल वर्म भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे आपका, फाइलेरियल वर्म भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना, वाउकेरिया मलाई को फाइलेरियल वर्म भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, क्या होता है आपका, इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन। इन्फ्लेमेशन अगर मैं बोलूँ तो क्या होती है इन्फ्लेमेशन, यानी कि एक जो हमारा बॉडी का जो पार्ट है जो खुद ही अपना इम्यून डिफेंस सिस्टम को बनाए रखता है, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, तो इन्फ्लेमेशन हो गई। अब ये ना क्रॉनिक होती है, क्या होती है, क्रॉनिक डिजीज तुम लोग जानते ही होंगे। क्रॉनिक डिजीज वो डिजीज होती है जो थ्रू आउट लाइफ चलती है पेशेंट के साथ, ठीक है ना। एक्यूट होती है, कुछ समय के बाद ठीक हो सकती हैं, बट क्रॉनिक जो होती है थ्रू आउट लाइफ चलती है। तो ये उन्हीं बीमारियों में से है, जिंदगी भर इसमें आदमी जो होता है वो बेड रिडन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारी जो लिम्फ वेसल है ना वो इफेक्ट होती है, ठीक है ना, लिम्फ वेसल इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा हमारा जो है नीचे से जो पैर है वो आदमी का सूज के इतना बड़ा मोटा सा हो जाएगा और एलिफेंट की तरह पैर हो जाता है इतना मोटा, तभी इसको एलिफेंट फुट, एलिफेंटाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके प्रिवेंशन कंट्रोल क्या करने हैं, वही करना है, पर्सनल हाइजीन का ध्यान देना है। वेक्टर्स जहाँ पे होता है, ये होता किसकी वजह से, ये ध्यान देना आप लोग, ये होता है आपका फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से, ये पता होना चाहिए, वेक्टर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वेक्टर कौन है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है इसकी मेन वेक्टर है। प्रिवेंशन कंट्रोल बेटा वैसे ही किया जा सकता है, ये जितनी भी अभी हम लोगों ने बीमारियां देखी है ना, इनका सबसे पहले तो भाई ये पैदा कहाँ हो रही है उस सोर्स को खत्म कर दिया जाए, ठीक है ना। इनका उस एरिया को जहाँ पे ब्रीडिंग एरिया को ही पूरी तरह से इरेडिकेट करने की कोशिश की जाए, पर्सनल हाइजीन का ध्यान दिया जाए, अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो उसके बचाव की कोशिश करनी चाहिए कि हमें वो दूसरे को ना हो। सो दीज आर द कॉमन मेजर्स, कोई ऐसी नहीं है कि हम इसको क्योर ना कर सके या फिर इसको कंट्रोल ना कर सके, ओके। अब इसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दीज आर ऑल अबाउट योर डिजीजेस जितने भी आपकी इसमें मेंशन है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज इम्यूनिटी। व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनिटी, बहुत पढ़ा बेटा, बहुत सुना हमने कोरोना के समय में, इम्यूनिटी 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 होती क्या है, इम्यूनिटी होती है एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, यानी कि बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है हर इंसान की अपनी अलग अलग होती है। किसी का इम्यून पावर अच्छा होता है, किसी का इम्यून पावर उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो यही जो इम्यून पावर हम कहते हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता किसी भी इंसान की, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। क्या कहते हैं उसको, इम्यूनिटी कहते हैं, ओके। इम्यूनिटी भी हमारी दो प्रकार की होती है बेटा, एक तो होती है हमारी इनेट इम्यूनिटी, क्या होती है, इनेट इम्यूनिटी, और दूसरी होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड से आप क्या समझते हो, एक्वायर्ड का मतलब होता है जो गेन की हो, ठीक है, पैदा होने के बाद जो हम बाहर से गेन करते हैं, जो हम बाहर से लेते हैं, उसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इनेट इम्यूनिटी होती है दैट इज फ्रॉम बर्थ, ठीक है ना, पैदा होने के साथ ही ये इंसान के अपने खुद के उसमें रहती है। तो अब अगर मैं इनेट इम्यूनिटी की बात करूं, इसमें हमारी ना कुछ बैरियर देखने को मिलते हैं जो हमें इन सब चीज़ों से बचाते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो, इनेट इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं तो एक तो आता है फिजिकल बैरियर, क्या आता है, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में अगर हम बोलें तो क्या क्या हो जाएंगे, हमारे स्किन होगा, ठीक है ना, हमारा म्यूकस कोटिंग जो होती है ना, ठीक है ना, म्यूकस कोटिंग, म्यूकस कहाँ का, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में है, यूरिनोजेनिटल में है, हमारे गैस्ट्रो रीजन में है, पेट के रीजन में है, ठीक है। ये सारी की सारी हमारी किसमें आती है, हमारी फिजिकल बैरियर में आती है। अब फिजिकल बैरियर के बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्या आता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या आएंगे बेटा, हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर में एक तो आएगा एसिड, पेट में एसिड, HCl होता है ना हमारे स्टमक में, एक वो बचाता है, अगर बाय द वे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गया तो भैया एसिड अटैक से मर जाएगा। दूसरा हमारे मुंह में सलाइवा, मुंह में अगर कोई चीज़ चली गई तो सलाइवा उसको दिक्कत कर, ठीक है, वो कहता है। आँखों में आंसू, टीयर्स, ठीक है ना, आँख में कोई चीज़ चली गई तो तुरंत आंसू आ जाते, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर हैं। इसमें क्या क्या आ गया फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर में, एसिड इन स्टमक आ गया, सलाइवा आ गया,
और क्या आ गया बेटा हमारा थर्ड वन व्हाट आई सेड टीएस, ठीक है, टीएस आ गया, ठीक। इसी में हमारा तीसरा आता है सेलुलर, क्या आता है हमारा तीसरा सेलुलर आता है, ठीक है ना, सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में क्या क्या चीजें आती हैं बेसिकली हमारी, एक आती है WBC, सेल से रिलेटेड है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं जिनको, जो बीमारी से लड़ने की क्षमता रखती हैं, ठीक है, एक WBC आ गई। एक नया टर्म है बेटा दैट इज PMLN। PMLN का फॉर्मूला फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ये इसको ना बेटा न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, इसको न्यूट्रोफिल भी कहते हैं। कभी आप लोगों ने अगर ब्लड टेस्ट कराया हो तो उसमें देखिएगा बहुत सारे आते हैं बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इस टाइप से, तो उसका काउंट भी देखा जाता है, उसका एक काउंट की लिमिट होती है, उस काउंट में उतार चढ़ाव होने से कहीं ना कहीं आदमी के इम्यून सिस्टम में दिक्कतें भी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या, ये फुल फॉर्म बेटा पक्का याद करिएगा, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, एक्सपेंड करके ही आता है बेटा, ये कुछ और नहीं आएगा। अब इसी में चौथा क्या होता है, साइटोकाइनिन, क्या कहलाता है, साइटोकाइन बैरियर, ठीक है ना। साइटोकाइन बैरियर में हमारे आते हैं इंटरफेरॉन्स, क्या आते हैं, इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, अगर कोई पूछे कि इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, इंटरफेरॉन्स होते हैं, दीज आर सिंपली, ये क्या है बेटा हमारे प्रोटीन है, क्या है ये, दीज आर सिंपल प्रोटीन है, ये प्रोटीन विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स बाय अटैक ऑफ वायरस, ठीक है ना। तो वायरस से, जैसे जो सेल, अगर कोई वायरस एंटर कर गया तो अब भैया बेसिकली वो तो हमारे सेल को अपना सेल समझ के करने लग जाता है, तो जो सेल इन्फेक्ट नहीं हुए ना वायरस से, तो प्रोटीन सिक्रीट होगी जिससे कि वो सेल्स बचे रहेंगे, ठीक है ना, उन पे वायरस अपना असर नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने आप से करने वाली, आई सपोज ये हल्का फुल्का जैसे मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, अगर आप लोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, और डिटेल में फिर NCERT बुक से पढ़िएगा। मैं पूरी कोशिश करिए कि आपके सारे टॉपिक्स को क्लियर कर सकूं। अब इसी में जो है हमारा आता है दूसरा एक्वायर्ड, क्या आता है, एक्वायर्ड आता है। एक्वायर्ड यानी कि बेटा विच गेन्ड आफ्टर बर्थ, ठीक है, जो बर्थ के बाद में गेन की गई है। इसमें भी ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक्टिव से आप क्या समझते हो, एक्टिव से आप क्या समझते हो, एक्टिव इज सिंपली द बाय बर्थ, एक्टिव क्या होती है बेटा, बाय बर्थ होती है, ठीक है ना। और पैसिव जो होती है, जो हम लोगों ने बाद में मतलब गेन की हो, जैसे अगर कोई बाहर से हम डालते हैं, एक्टिव में क्या है, एंटीबॉडी अपने आप बॉडी बना लेगी, ठीक है ना। पैसिव में क्या होता है, हमें बाहर से देनी पड़ती है एंटीबॉडीज, ठीक है ना, तो वो हमारी क्या हो गई, पैसिव हो गई। एक्टिव पैसिव आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। एंटीबॉडीज पैसिव में क्या होता है, आउटसोर्स से हम लोग क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को बॉडी में डालते हैं, ठीक है ना, वो हो गया पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, बॉडी अपने आप से अगर कोई चीज अपने आप से एंटीबॉडी बनाती है तो दैट इज योर एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहती है, ऐसे ध्यान देना, हमेशा ही क्या रहती है आपकी, एक्टिव रहती है, समझ गए हो ना। अब इसी में इसको थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते थे। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ना बेटा, ये हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सॉरी, ये हमारी मेमोरी पे आधारित होती है। किस पे आधारित होती है, मेमोरी, ठीक है ना। जो हमारी एक्वायर्ड होती है ये हमारी क्या होती है, मेमोरी बेस्ड होती है, क्या होगी, मेमोरी। इसमें ना दो टाइप के देखेंगे हम लोग, एक तो हमारा आता है, इसमें दो टाइप का करो, एक आएगा आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स और एक आएगा आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स। इसको समझो, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी जैसे कोई हमारी बॉडी में आया, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, बॉडी बहुत पावरफुल है बेटा, बॉडी के पास ना सब कुछ समझने की हमसे ज़्यादा दिमाग है, हमसे ज़्यादा अक्लमंद है हमारी बॉडी। तो जैसे ही कोई बाहरी चीज़ आती है तो बॉडी उसके खिलाफ रिएक्ट करती है, और एकदम बाहरी चीज़ जो हमारी बॉडी में आती है हम उसको एंटीजन कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही कोई एंटीजन का इफेक्ट बॉडी पे पड़ा तो बॉडी एंटीबॉडी बना देती है उससे लड़ने के लिए, ठीक। और जब वो एंटीबॉडी बनी तो क्या हुआ, जब फर्स्ट एनकाउंटर होगा तो बनी, और उस रिस्पॉन्स को जो उस समय हमारी बॉडी के साथ होता है ना, उसको हमारा ब्रेन दिमाग में बैठा लेता, मतलब हमारी बॉडी समझ जाती है यार ऐसे ऐसे, जब फर्स्ट टाइम इनकाउंटर हुआ था, मेरा इस चीज़ से सामना हुआ था तो ऐसा ऐसा रिएक्ट किया था, तो वो कुछ रिस्पॉन्स जो करती है उसको कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम में क्या होता है, जब पहली बार कोई बीमारी हो रही होती है तो
हम थोड़ा लंबा समय ले लेते हैं ठीक होने के लिए। पर जब सेकेंड टाइम बाय द वे वही सेम बीमारी आदमी को दोबारा होगी तो ऑलरेडी उसके मेमोरी में कहीं है, ठीक है ना, शरीर के मेमोरी में कहीं पे ये बात है कि भैया पहले भी हम इस बीमारी से सफ़र कर चुका है, मेरा ये जो शरीर है पहले भी सफ़र कर चुका है। तो वो तुरंत उस समय क्या करता है, एंटीबॉडीज़ वो पर्टिकुलर जो उसने उस समय बनाई थी वो पुरानी वाली याद को ताज़ा करते हुए तुरंत वो एंटीबॉडी बना देता है। तो वो वाला जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही क्विक होता है, और प्राइमरी रिस्पॉन्स कंपैरेटिव टू सेकेंडरी रिस्पॉन्स इट टेक्स सम टाइम टू हील अ पर्सन। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हो गया है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, ठीक है, इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोगों का इसमें, हाँ, तो इस इम्यूनिटी को गेन करने में हमारे पास कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं। वो लिम्फोसाइट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या है, एक आता है हमारा बी लिम्फोसाइट। क्या आता है, बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, जैसे ही पैथोजन आएगा उसके उसमें एंटीबॉडी बनानी शुरू कर देता है। तो दिस प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट क्या करता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी। और इसी में दूसरा है टी लिम्फोसाइट। क्या है, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट हेल्प बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ठीक है, बगैर टी लिम्फोसाइट के बी लिम्फोसाइट कुछ काम नहीं कर सकता। ओके, तो ये टी लिम्फोसाइट जो होता है हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट्स की एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, इतना हम लोगों ने कर लिया। अब अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं, जैसे IgA है, IgM है, IgE है, हाँ, IG, ये सारे के सारे जितने मैं बता रहे हैं ना, इसको इम्यून ग्लोबिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्यून ग्लोबिन्स कहते हैं। ठीक है ना, ये हमारी, अब तुम अपनी उसकी बुक में देखना बेटा, CBSE की बुक में देखना, कुछ इस टाइप से डायग्राम बना हुआ, ठीक है ना, तो उसमें देखना 2 लाइट हैं और 2 हैवी हैं। ठीक है ना, तो इसका H2L2 करके बता रखा है, यानी कि 2 हैवी 2 लाइट। ठीक है, तो ये आप उसमें देख सकते हो अपनी, 2 छोटी होंगी, जो छोटी है वो लाइट है, और 2 लंबी होंगी, और वो जो लंबी है वो तुम्हारी हैवी वाली है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बेसिकली 2 पार्ट है। एक तो है हमारा ह्यूमरल। क्या है, एक ह्यूमरल कहलाता है, और दूसरी कहती है, एक ह्यूमरल हुई और दूसरी भी CMI शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, अगर वैसे कहें तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। पहली तो है हमारी ह्यूमरल। क्या है, ह्यूमरल। ठीक है ना, ये ब्लड रिलेटेड है। क्या है ये, ब्लड रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है ना, और दूसरी वाली की ह्यूमरल के साथ साथ इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज बनती हैं। और दूसरा वाला आता है हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या है आपका, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बेसिकली बेटा ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये हमारी टी लिम्फोसाइट इसको डील करता है। ठीक है ना, टी लिम्फोसाइट मीडिएट CMI। टी लिम्फोसाइट पूरा का पूरा CMI जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसके लेकर, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है ना, पर्टिकुलर सेल में इम्यूनिटी को जनरेट करती है। जब भी किसी पर्सन का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस ऑर्गन को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको एकदम से एक्सेप्ट ना करने का, क्योंकि वो उसको फॉरेन सब्सटेंस समझती है, एकदम से एक्सेप्ट नहीं करती। उसका रीज़न हमारा ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही है। तो कभी भी अगर किसी का हार्ट किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई भी चीज़ हुई, तो उसमें क्या होता है, एंटी सप्रेसेंट देने, ठीक है, सप्रेसेंट्स देने पड़ते हैं, जो कि मतलब इम्यून सिस्टम को इम्यून सप्रेसेंट देने पड़ते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दे, दबा दे। नहीं तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको नेग्लेक्ट कर देता है, नहीं ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, रिजेक्ट कर देता है। तो इसीलिए उस पेशेंट को जो होता है इम्यूनो सप्रेसेंट्स देने पड़ते हैं, ताकि उस ऑर्गन को बॉडी एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो वो जो CMI है ना, रिलेटेड विद दैट है। तब मैं आपको ये वाला टॉपिक अभी समझा रही हूँ। ठीक है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने में ये सब चीज़ें होती हैं। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन वगैरह वगैरह जो भी मैंने बोला है, ये चीज़ें आपकी इम्यूनिटी में आती हैं। ओके बेटा, अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक है थोड़ा सा एक्टिव पैसिव को मैं और अच्छी तरह से, जैसा मैंने समझाया, एक्टिव पैसिव में समझा तो चुकी हूँ तुम्हें। पैसिव इम्यूनिटी की अगर मैं बात करती हूँ
ठीक है। तो पैसिव इसमें मैंने आपको एक्वायर्ड और वो वाली बताई है ना। अब इसी में चलिए नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की बात करें, किसकी बात करते हैं, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज अपने आप एक्टिव, और इसमें एक्टिव वाले में क्या होता है, एंटीबॉडी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग विद इन होस्ट, ठीक है ना, अपने आप से प्रोड्यूस हो जाए। जैसे ही एंटीजन आएगा बॉडी में, जैसे ही एंटीजन आया तो इसने एंटीबॉडी प्रोडक्शन अपने आप से स्टार्ट कर देनी है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, ये क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है एंड इट टेक्स टाइम, और ये क्या करता है, टाइम लेता है, ठीक है ना। वहीं पे जो आपका एंटीबॉडी जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली गिवन टू होस्ट, ठीक है ना। अगर जब हम लोग रेडीमेड एंटीबॉडीज को डालते हैं, क्या करते हैं पैसिव में, रेडीमेड क्या डालेंगे बेटा, रेडीमेड एंटीबॉडीज को डालेंगे, ठीक है ना। किसके शरीर में, होस्ट के शरीर में, तो इसको क्या कहा जाएगा, आपका पैसिव इम्यूनिटी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पैसिव इम्यूनिटी। इसी में एक वर्ड आता है कोलोस्ट्रम। क्या आता है आपका, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या है, एक येलो कलर का फ्लूइड है। क्या है, येलो फ्लूइड है, जो माँ के द्वारा जस्ट आफ्टर पार्टीशन, जो माँ के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। माँ की बॉडी अपने आप ही सिक्रीट करती है अलॉन्ग विद द मिल्क, लैक्टेशन के समय। तो उसको जो है हमेशा बच्चे को फीड करवाना चाहिए, ठीक है ना। तो वो इसलिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपकी एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को बचाती हैं, ठीक है, आने वाली बीमारियों से, ठीक है। अप टू द टाइम द बेबी इज देयर इनसाइड द वर्म, इट गेट्स प्रोटेक्टेड बाय मीन ऑफ प्लेसेंटा एंड ऑल, ओके। तो वहाँ पे वो प्रोटेक्ट रहता है, बट एज इट्स कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ दिस एटमोसफियर, एटमोसफियर के कॉन्टेक्ट में जैसे ही बेबी आता है तो उसको अपने फंक्शंस को स्टार्ट करना पड़ता है, और उस समय जो होता है उसका ये जो कोलोस्ट्रम से मिली हुई उसकी एंटीबॉडीज उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। तो ये भी एक आपकी, और इसमें कौन सा होता है, IgA होता है। क्या होता है, IgA, एंटीबॉडीज का IgA कहते हैं हम, क्या कहते हैं उसको, IgA कहते हैं। अब इसी में जो है नेक्स्ट आता है आपका वैक्सीनेशन। क्या आएगा बेटा, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन आपका नेक्स्ट टॉपिक है। क्या है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ये जो है मैंने जैसे अभी आपको बताया ना, ये मेमोरी बेस्ड है। क्या है, मेमोरी बेस्ड है बेटा। बच्चों को जो होते हैं पहले ही इंजेक्शन लग, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तभी उनका वैक्सीनेशन हो जाता है, टिटनेस का, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हैं उनका पहले ही दे दिया जाता है। पहले मीजल्स, चिकन पॉक्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे बच्चों को, पर अब ऑलरेडी बच्चे वैक्सीनेटेड हैं इससे, तो आजकल ये सब चीज़ें देखने को कम मिलती हैं। तो जो बीमारियां बहुत ज़्यादा पहले हुआ करती थी, आजकल के समय उनका कम होने का रीज़न मेन जो है वो है वैक्सीनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी जो माइक्रोब है ना उसको उसको इनएक्टिव करके, या फिर उसको बहुत ही हल्का सा बना करके उसको बॉडी में वैक्सीन के थ्रू डाला जाता है। और जब वो डाला तो उस समय क्या हुआ, बॉडी ने उसकी एंटीबॉडी बना ली, आप ऐसे समझ लो, ठीक है ना। जैसे ही कोई चीज हमने बाहर से डाली, कोई डेड पैथोजन, कोरोना में क्या हुआ, कोरोना में भी यही चीजें हुई है कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही बॉडी में डाला वैक्सीन के थ्रू उसको डेड करके, या उसको बहुत ही माइल्ड उसमें डाला, पूरा इनएक्टिव करके, ठीक है, उसको जब बॉडी में डाला तो बॉडी ने उसके प्रति एंटीबॉडीज बना ली, ठीक है। अब क्योंकि उस समय वो बीमारी का असली तो वेक्टर तो गया नहीं है, अब जब कभी फ्यूचर में अगर वो वेक्टर आ गया बॉडी के अंदर, तो बॉडी को ऑलरेडी ये भाप जाती है कि भैया इस टाइप का कुछ मेरे साथ पहले हुआ था और मैंने इसकी एंटीबॉडी बनाई हुई है, मान के चलो, ठीक है, बॉडी को ऐसी समझ है, तो उस समय तुरंत ही वो एंटीबॉडीज को रिलीज करेगी और फिर वो होने से पहले ही वो वहीं पे उसको खत्म कर देती है, ठीक है। तो वो बीमारी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये कुछ इसका फॉर्मूला है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना बेटा। तो ये चीज आपको समझ गया, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसी में अगर अपने आप से हो रहा है तो वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन हो गया, तो अदरवाइज हम लोग इसको समझते ही है, ये कोई ज्यादा नहीं है। इसमें हमने बहुत सारी टेक्निक, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी करी है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हमने हेपेटाइटिस बी की बीमारी बनाई है, यीस्ट को। हमने इसमें वेक्टर के रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना, ये क्या है तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी,
इसमें क्या है, मैंने तुमको समझाया था ना वो मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर में, कैसे डीएनए में कोई चीज़ हमने अगर लाना है तो हम उसको कट करके, अभी बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगी आप लोगों को। जैसे कि ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में मुझे कोई अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है तो इसका कट करो, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें डाल दो। होस्ट हमेशा क्या रखे जाते हैं, या तो बैक्टीरिया होते हैं या फिर क्या होते हैं, यीस्ट होते हैं। तो यीस्ट को होस्ट बना के इस टेक्निक से हम लोगों ने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनी है, ठीक है ना, हेपेटाइटिस बी की अब बन गई है कहते हैं, ठीक। एक ये आ गया तुम लोगों का वैक्सीनेशन है। अब इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, दैट इज योर एलर्जी। एलर्जीज क्या होती है, एलर्जी होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम एबनॉर्मल तरीके से काम करने लग जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं, ठीक है ना। हमारा इम्यून सिस्टम जब एबनॉर्मल तरीके से काम करने लग जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। और जो ये एलर्जी पैदा करने वाली चीजें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एलर्जेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एलर्जेंस कहते हैं। अब ये एलर्जेंस क्या क्या हो सकते हैं, किसी को डस्ट से होती है, किसी को स्मोक से होती है, पोलन से होती है, किसी को पर्टिकुलर कोई सेंट से हो जाती है, होता है ना अजीब सा, आदमी को नोजिया सा होने लग जाना, सर दर्द होने लगना, इरिटेशन जैसी हो जाती है, कुछ सिम्टम्स आते हैं ना, ये सारे क्या है बेटा, एलर्जी के। हाँ, आजकल तो किस चीज़ से एलर्जी है इसको चेक करने के भी बहुत सारे आजकल एलर्जी इजीली डिटरमाइन करी जा सकती है, उसके लिए टेस्ट अवेलेबल है, हल्की हल्की डोज में दिया जाता है पेशेंट को, अलग अलग चीज़ें उसके शरीर में डाली जाती हैं और फिर उसका रिएक्शन देखा जाता है कि आदमी का क्या नॉर्मल कुछ उसको हो रही है कि नहीं हो रही है दिक्कत, तो डॉक्टर उससे इजीली पता कर लेते हैं कि आपको इससे एलर्जी है, फिर उससे दूर रहने की उसको हिदायत देते हैं, ठीक है। तो एलर्जीज भी आपकी हो गई। अब इसमें बेसिक स्नीजिंग होना, ठीक है। एलर्जी के अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, क्या होता है, सिम्टम्स में क्या क्या आ जाएगा, स्नीजिंग होना, ठीक है, किसी की आंखों से पानी आ जाता है तो वाटरी आईज हो जाना, किसी की नोज रन करने लग जाती है तो रनिंग नोज, ठीक है, नाक बहनी शुरू हो जाती है, किसी को ब्रीथिंग में डिफिकल्टी, ये कॉमन है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी बहुतों को ये भी होती है। इसका होने के, इसको एलर्जी होती है क्योंकि कुछ केमिकल्स सिक्रेट होते हैं इस समय, और वो केमिकल्स क्या हैं तुम्हारे, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, ठीक है ना। इसके होने की वजह से हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, ठीक है ना, सेरोटोनिन रिलीज होने, और ये किससे होते हैं बेटा, फ्रॉम मास्ट सेल्स होती हैं, ठीक है ना। इसके बारे में और डिटेल में आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो एलर्जी को डिटरमाइन करने के लिए वही है, हमें स्मॉल डोजेस में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग एलर्जेंस देंगे, जो जो ये चीज़ें हैं इनसे एक्सपोज कराएंगे पेशेंट को, देखो उसको किससे होती है करके फिर इजीली पता चल जाता है, ठीक है। तो इसमें हम अब इनकी वजह से होती है तो हम इसकी दवाई क्या होती है, एंटी हिस्टामाइन दे दो। क्या दोगे आप इसमें, सीधी सी बात है, एंटी हिस्टामाइन दे दो तो अपने आप ये हो जाएगी। उसके अलावा एड्रेनालिन भी देते हैं, क्या देते हैं, एड्रेनालिन भी देते हैं, कुछ स्टीरॉइड्स को भी दिया जाता है, ठीक है ना। ये सारे इसके क्योर करने के लिए, इससे इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तो आजकल आपको पता है छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी एलर्जी हो रही है कि, और पहले के समय में नहीं हुआ करती थी, क्योंकि आजकल बच्चों को हम लोग बहुत सेंसिटिव तरीके से, बहुत ही ज़्यादा उनको पहले से ही बचा के रखते हैं, ठीक है ना। उनको धूल लगने देते हैं, ना उनको ठंड में जाने देते हैं, ना उनको गर्मी एक्स्ट्रा देते हैं, तो उससे उनका शरीर जो है, ये जो नेचुरल चीज़ें हैं इनको झेलने का आदी नहीं होता, ठीक है। तो जब कभी उनको इन चीज़ों से एक्सपोज करना पड़ता है उन नाजुक बच्चों को, तो उनको बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए बेटा जो मज़दूरों के बच्चे होते हैं देखना, उनको नहीं होती हैं कोई चीज़ों की ऐसी प्रॉब्लम, वो धूल में भी खेलते हैं, रेत में भी जाते हैं, वो सारे वेदर्स को भी टॉलरेट करने की आदत होता है उनके शरीर की। तो इसीलिए कभी भी अगर बीमार होता है, कुछ होता है, तो थोड़ा सा हमें जो है उसके, जब तक कि सिम्टम्स कुछ वैसे ना हो जाए, तो कुछ समय के लिए हमें उस बीमार को अपने शरीर को झेलने देना चाहिए, तो बॉडी अपने आप हील करती है, ठीक है ना। अगर हम तुरंत ही डाल दें, मेडिसिन दे दें, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम कम होता है, ना कि बढ़ता है। तो थोड़ा सा बॉडी को अपने आप से एक्सपोज करने देना चाहिए। तो ये हो सकता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आ भी जाए। अब इसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, कभी कभी किसी कारणवश हमारा शरीर जो है अपने ही सेल्स को डैमेज कर देता है, ठीक है ना। तो इसका अर्थराइटिस रूमेटॉइड, ठीक है, ये इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। मतलब उसको ऐसा लगता है वो अपने सेल्स को ही फॉरेन की तरह
ट्रीट करने लग जाता है कि ये कोई बाहरी है और उसी के खिलाफ एक्शन लेने लग जाता है, तो ऑटो इम्यूनिटी, तो इसी को क्या कहते हैं, ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है ना। ऑटो, तो नेक्स्ट टॉपिक इज योर, ओके ठीक है बेटा, अभी है हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हमको क्लियर करना है। ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है ना। ऑटो इम्यूनिटी वही होती है, किसी जेनेटिक रीजन की वजह से भी हो सकती है या फिर कोई अननोन रीजन की वजह से भी हो सकती है। व्हेन, ठीक है, व्हेन क्या होता है, बॉडी अटैक इट्स सेल्स, बॉडी अटैक इट्स ओन सेल्स, ठीक है ना, दैट इज कंसिडर्ड एज ऑटो इम्यूनिटी। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा आपका, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है ना, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, दिस इज द एग्जाम्पल। अब इसी में जो हमारा नेक्स्ट आता है, इम्यून सिस्टम किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ है। इम्यून सिस्टम में हमारे आते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स, क्या आते हैं हमारे, लिम्फॉइड ऑर्गन्स आते हैं, टिश्यूज आते हैं, कुछ टिश्यूज आती हैं, कुछ सेल्स आते हैं और कुछ एंटीबॉडीज आती हैं। ये सारी मिलके हमारी क्या बनाती हैं बेटा, ये सारी की सारी हमारी करेंगी इम्यून सिस्टम में कहीं ना कहीं हमारी ये सब की सब हेल्प करती हैं, ठीक है। अब अगर मैं लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करूं तो दो टाइप के लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो कहलाते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरे कहलाते हैं आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी में आते हैं आपके बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है ना। बोन मैरो आपको पता होना चाहिए, जितना भी हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी सारा का सारा किस में बनता है, बोन मैरो में बनता है। और थाइमस दूसरा हमारे इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। ये हमारे आ गए प्राइमरी। और सेकेंडरी की अगर मैं बात करती हूँ तो सेकेंडरी में आते हैं स्प्लीन आ गए, लिम्फ नोड्स आ गई, ठीक है ना, और लिम्फ नोड्स हो गई, और इसमें टॉन्सिल्स हो गए, ये सारे हमारे किस में आते हैं बेटा, सेकेंडरी में आते हैं, ठीक है ना, सेकेंडरी हो गए। उसी के अलावा अगर हम इसमें बोलते हैं तो एंटीजन मैं आपको बता रही हूँ, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं ना बेटा, वो हमारे डिफ्रेंशिएट होंगे किसमें, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में, ठीक है। इसको देख लेते हैं, चलिए ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। जो प्राइमरी इमेच्योर लिम्फोसाइट्स क्या होंगे, इमेच्योर, ठीक है ना, पूरी तरह से जो मैच्योर नहीं हुए हैं, इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट होंगे, डिफरेंशिएट प्रॉपर तरीके से जाने पहचाने लगेंगे, ठीक है ना। डिफरेंशिएट होंगे किसमें, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में, किसमें, एंटीजन सेंसिटिव, ठीक है। जैसे ही कोई चीज आई तो बिल्कुल कोई बाहर से एंटीजन एक्सपोजर हुआ है तो उसके लिए सेंसिटिविटी दिखा देनी है, ठीक है ना, सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में, ठीक है ना, डिफरेंशिएट हो जाएंगे और उसके बाद ये मैच्योर होंगे और मैच्योर होकर के कहाँ जाएंगे, ये सेकेंडरी लिम्फोसाइट में, कहाँ जाएंगे, सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स में, ठीक है ना। दिस इज आफ्टर मैच्योरेशन, क्या, आफ्टर मैच्योरेशन दे विल माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोसाइट। और सेकेंडरी लिम्फोसाइट इनका क्या करता है, यहाँ पर के सेकेंडरी लिम्फोसाइट इनको साइट प्रोवाइड करता है इंटरैक्शन की, किसके साथ, एंटीजन की, और उसके बाद क्या होगा कि इफेक्टर सेल उसमें इफेक्ट करेंगी और पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम जो है इनका प्रॉपर तरीके से फिर से दोबारा से इफेक्ट हो जाता है। और दूसरा मैंने इसमें बताया है थाइमस। थाइमस क्या होता है, थाइमस हमारे हार्ट के नजदीक होता है, ठीक है ना, हार्ट के ही नजदीक एक ऑर्गन है, उसको हम लोग कहते हैं थाइमस। थाइमस क्या होता है, जब हमारा स्टार्टिंग में जैसे जैसे हम पबर्टी की एज में जाते हैं ना, इसका साइज छोटा छोटा होने लग जाता है, बुढ़ापा होने तक काफ़ी हद तक स्मॉल हो जाता है। तो इसीलिए जितना कम है तो उतना ज़्यादा उतना ही इसका इफेक्ट भी कम हो जाएगा। तभी कहते हैं बुढ़ापे में जो है वो इम्यूनिटी कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाती है। उसका रीज़न हमारा ये थाइमस भी है, क्योंकि ये जब बर्थ के समय इट इज लार्ज इन साइज, क्या होता है ये, लार्ज एट बर्थ टाइम, और इसका पॉवर्टी तक तो काफ़ी हद तक इसका जो है स्टेज वो रिड्यूस हो जाएगा, बहुत ही साइज उसका कम हो जाता है, और बाद में बुढ़ापे तक तो बेटा पूरी तरह से बहुत ही कम हो जाता है। तो इसीलिए बुढ़ापे में आदमी की जो आपका ये है इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहता है, ठीक है ना। तो ये हमारा, इसी में एक इम्पॉर्टेंट टर्म आपको याद होना चाहिए, ये आता है एग्जाम में, MALT, माल्ट,
ठीक है ना। ये माल्ट क्या होता है, माल्ट जो होता है हमारे लिम्फोइड टिश्यू का 50% तो हमारा ये माल्ट बनाता है। क्या बनाता है, माल्ट। इसका फुल फॉर्म माल्ट क्या है, ये हमारी जो मेजर ट्रैक्ट्स है ना, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, सांस लेने वाली, ठीक है, पेट के आसपास की, यूरिनरी, ठीक है, यहाँ पे पाए जाते। तो म्यूकस, म्यूकस जहाँ जहाँ है ना वहाँ पे तुम्हारा माल्ट कहीं ना कहीं रहेगा। तो इसका फुल फॉर्म भी क्या है, इसका माल्ट का फुल फॉर्म है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है ना, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एक्सपैंड करके आता भी है इसका, ठीक है। तो ये चीजों को आप याद कर लो। इसी में स्प्लीन, स्प्लीन जो मैंने बताया इसको ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं आरबीसीज का, ठीक है ना। यहाँ पे जाकर के यहीं बनती भी हैं और यहीं पे इनकी वो भी होती है, एट लास्ट भी यहीं पे जाकर के टिकते हैं। ये तो ग्रेवयार्ड इसीलिए कहा गया है, इसको कब्रिस्तान भी कहते हैं इसका, ठीक है ना, आरबीसीज का। तो ये चीज पता होनी चाहिए आपको स्प्लीन के मानने में। तो इसमें इससे ज्यादा तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, जिससे सबका आएगा आप लोगों को मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट आता है बीमारी में, बड़ी बीमारी में, दैट इज एड्स। क्या है तुम्हारा, दैट इज एड्स, ठीक है ना। एड्स की बीमारी तुमको पता ही है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। और ये मेन कॉज क्या है इसका, HIV वायरस है, ठीक है ना। ये किस फैमिली का है, रेट्रोवायरस, ठीक है ना। और एड्स के होने के कारण आपको पता ही है बेसिकली ये एक STD में आती है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये, ठीक है ना, एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। इसमें ये क्वेश्चंस ऐसे बनता है कि इसके ट्रांसमिशन के क्या तरीके हैं, कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे इसको प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस इसमें आते हैं। इसका फुल फॉर्म बताइए, इसके लिए टेस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये पता होना चाहिए एड्स को, ठीक है। और तो इसके होने के, इसके ट्रांसमिशन का मेन कॉज जो है वो तो है सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है, मेन कॉज। उसके अलावा ब्लड के थ्रू भी ये एक से दूसरे को चली जाती है, ठीक है। सेक्सुअल कांटेक्ट इसका मेन हो गया, कंटामिनेटेड ब्लड हो गया, शेयरिंग नीडल्स हो गया, या फिर किसी का एड्स के पेशेंट का ही ब्लड अगर के भूल से कभी किसी हेल्दी पर्सन को चढ़ जाए तो बेटा वो बहुत है, माँ से बच्चे को होने के भी चांसेस रहते हैं। चांसेस क्या फुल है, पर आजकल के समय पे टेस्ट अवेलेबल हैं तो इसको क्योर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। उसके और कभी भी इसका एक टाइम लैग होता है, टाइम लैग यानी कि इसको बीमारी कब शरीर में हुई और कब नजर आएगी, ठीक है। उसका बॉडी के अंदर उसका वेक्टर जाना, उसकी बीमारी के पनपने का समय और बीमारी छलकने का समय, दिखने का समय, ये जो बीच का समय होता है इसको क्या कहते हैं, टाइम लैग कहते हैं। तो ये महीनों से 5 से लेकर के 10 साल तक का भी रहता है, ठीक है ना। इतने ईयर्स तक भी इसका टाइम रहता ही रहता है, फ्यू मंथ्स टू मैनी ईयर्स, कुछ महीनों से लेकर के बहुत सारे साल तक। इसमें वही होता है, वायरस होस्ट की बॉडी में गया, ठीक है, वहां पे RNA का, यहाँ पे क्योंकि वायरस है, RNA जीनोम, ठीक है ना, एंटर कर गया होस्ट के DNA में। फिर DNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बताया था ना मैंने तुम्हें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बताया था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन मैंने बताया था बेटा कि ट्रांसक्रिप्शन होता है DNA का RNA में, ठीक है, RNA का DNA में बदलना, फिर DNA का वापस आकर के उसमें कन्वर्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज योर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहा जाता है। तो वही होता है, फिर ये बहुत सारे अपने वो बना देगा, तो एक फैक्ट्री, वायरस फैक्ट्री जैसी जनरेट कर देता है। फिर वो एक जगह से फिर ये गए बॉडी में अपना ट्रांसमिट होने के इसका, ठीक है। फिर HIV जो है T लिम्फोसाइट में अटैक करता है, किस में करता है, T लिम्फोसाइट में, और वहाँ पे बहुत सारे वहाँ रेप्लिकेट करके अपने बहुत सारी प्रोजेनीज को बना लेगा, ठीक है। फिर फाइनली किस में जाएगा, T लिम्फोसाइट में अटैक हुआ, अपनी बहुत सारी प्रोजेनी बना दी, ब्लड में गया, ब्लड से तो फिर उसके बाद तो बॉडी में चला ही जाता है, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं उसकी। तो इसमें क्या होता है, इसमें वो क्या है, बुखार आएगा, ठीक है, पेशेंट को बुखार आएगा, उसको रह रह के फीवर जैसे चांसेस भी रहते हैं, डायरिया भी होता है। उसका इम्यून सिस्टम एड्स की बीमारी में इतना कम हो जाता है ना बेटा पेशेंट का, कि उसको छोटी सी भी बीमारी है तो एकदम से पकड़ जाएगी, और फिर वो आदमी के ऊपर बीमारियां बीमारियां बीमारियां, इतनी बीमारियां हो जाती हैं कि उसकी लाइफ वैसे ही वो आदमी इतना कमज़ोर हो जाएगा बेटा कि उसकी डेथ हो जाती है। तो ये इसका कोई वैसा परमानेंट वो नहीं है, आदमी बीमारी के ही साथ जाता है, ठीक है ना। एड्स अभी तक तो
लाइलाजी है। अब होपफुल देखो, अब इसमें एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, एलिसा टेस्ट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट तुम्हारा आता है, इसी में कौन सी अब इसके प्रिवेंशन के, इसमें ना एक और आता है तुम्हारा NACO, नाको, इसका फुल फॉर्म NACO क्या है? इसका फुल फॉर्म नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एड्स डे कब होता है ये भी पूछा जाता है, आप इसकी जो भी कर लेना। प्रिकॉशन क्या क्या करने चाहिए? एक्सपोज सिरिंज वगैरह नहीं होनी चाहिए, एसटीडीज उसे बचाया जाए, कॉन्ट्रासेप्टिव उसका यूज़ किया जाए, ठीक है ना, सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं, सिरिंज विरिंज शेयर ना करी जाए, ब्लड ट्रांसमिशन से पहले चेक कर लिया जाए अच्छे ढंग से, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके प्रिवेंशन है। जो कारण है उन्हीं कारणों को रोक दो तो अपने आप ही प्रिवेंशन हो जाएगा। ओके, अब हम इसी में जो नेक्स्ट डिजीज है दैट इज द कैंसर। कैंसर क्या होता है बेटा? एक लाइलाज बीमारी है, सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब इसके बारे में भी अवेयरनेस, ये क्यों चैप्टर्स रखे हैं सेम, क्यों बुक का पार्ट है, ताकि आप लोगों को इसके बारे में हल्की सी नॉलेज हो, आप लोग अवेयर हो, हर इंसान अवेयर हो, ठीक है ना। बच्चे अगर कहीं ना कहीं अवेयर हो जाएंगे तो फिर आगे जाकर की दिक्कतें कम होगी, यही माना जाता है। तो कैंसर क्या होता है? एक मोस्ट ड्रेडफुल डिजीज में से गिनी जाती है। नॉर्मली क्या होती है, जब सेल ग्रोथ होती है ना, तो जो नए सेल बनते रहते हैं, पुराने सेल डिग्रेड होते रहते हैं, ऐसा होता है। सेल की एक क्वालिटी होती है कांटेक्ट इनहिबिशन की क्वालिटी कहते हैं उसको, यानी कि वो जैसे ही किसी के एक सेल अगर किसी के साथ कांटेक्ट करता है तो फिर वो अपनी ग्रोथ को धीरे धीरे कम करेगा, ठीक है। नए सेल बनेंगे, पुराने सेल अपनी ग्रोथ कम करेंगे, तो इसलिए सेल्स की अपनी एक काउंट होती है, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल सेल की बात हुई, ठीक है, जिसमें कांटेक्ट इनहिबिशन देखने को मिलता है। पर जो हमारे ये गलत वाले सेल्स हैं, जिनको कैंसीरियस सेल्स भी कहते हैं, ऑन्कोजेनिक, ऑन्को वर्ड भी यूज़ किया जाता है कैंसर के लिए, तो इसमें क्या होता है, ये बनते रहते हैं, मतलब इनका डिवीजन इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि पूरा एक मास बन जाएगा सेल्स का गुच्छा। अब वो जिस जगह भी बना है तो बेटा कहीं ना कहीं शरीर की जो होने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको तो इंटरफेयर करेगा ही ना, प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, ठीक है। अगर वो किसी के थ्रोट में हो गया, किसी के स्टमक में हो गया, कहीं पर भी हो रहा है, तो वो तो एक जो नॉर्मल आदमी का जो बॉडी का जो एक अपना नॉर्मल रूटीन है उसको तो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। तो पहले जो मासेस बन जाते हैं उसको ट्यूमर कहते हैं। धीरे धीरे अगर यही कैंसर एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहता है इंसान के, तो वो तो बैनिंग कहलाएगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को शिफ्ट नहीं हो रहा, तो वो बैनिंग कहलाएगी कंडीशन। और अगर ये चला जाता है, एक जगह से दूसरी जगह को जाता है, ब्लड में फैल जाता है, फिर बहुत जगह चला जाता है, तो उसको मैलिग्नेंट कहते हैं, ठीक है। तो मैलिग्नेंट की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, वो बहुत ही ज़्यादा थ्रेटफुल होती है, उसमें डेथ चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। बैनिंग स्टेज पे अगर किसी को पता चल जाए तो उसका क्योर पॉसिबल है, ठीक है। तो ये कैंसर, अब कैंसर होता किसकी वजह से है? ज़्यादातर जो ये हमारी यूवी रेडिएशंस वगैरह जो है ना, एक्सरेज एंड ऑल, ये उतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं हैं। तो पर उसी के अलावा स्कैन है, सीटी स्कैन है, ठीक है, ये सब चीज़ें ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि रेज डालती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सेल्स जो हैं उनकी एक्टिविटी को बदल देती है, ठीक है। जो वो नॉर्मल ढंग से ग्रोथ कर रहे हैं तो वो नॉर्मल डिविजन जो करते हैं तो वो वाली प्रॉपर्टी उनकी लूज हो जाती है और फिर वो अनलिमिटेड बार डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से फिर इस बीमारी को से सफ़र करता है कोई भी पेशेंट, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कैंसर के। इसमें कार्सिनोजेंस बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। टोबैको खाना, आदमी का टोबैको एंड ऑल, इससे माउथ कैंसर होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। आजकल इसके चांस इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादातर केमिकल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं ज़्यादा, बाय मीन ऑफ फूड या कहीं और के थ्रू, ठीक है ना, ये जो हम लोग ये रेडिएशंस लेते हैं इसके थ्रू, तो इन सब की वजह से ही कैंसर ज़्यादा होता है। और इसी में इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट वही है, पहले तो बायोप्सी की जाती है, एक छोटा सा पीस लिया जाएगा पर्टिकुलर जहाँ पर भी सस्पेक्टेड है उसका, फिर उसका उसमें उसको चेक करा जाता है। चेक में क्या करते हैं, उसका सेल काउंट चेक करते हैं कि कितना सेल काउंट है। अगर सेल काउंट एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, सेल बढ़े हुए, तो चांसेस हो सकते हैं। इसमें फिर कीमो दी जाती है, केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फिर इसमें रेडियोग्राफी की जाती है आपकी, तो
रेडिएशंस दिए जाता है, ठीक। तो बहुत ही बेटा पेनफुल होता है ये तो पेशेंट के लिए। तो इसके लिए इन चीज़ों का थोड़ा सा ख़ास तौर से अपनी बॉडी को जो है यूवी जितने भी रेडिएशंस के इफेक्ट से बचाया जाए, केमिकल्स से बचाया जाए, तो बचने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज़ कैंसर डिटेक्ट होना इतना ईजी नहीं है, ये थोड़ा सा दिक्कत ही करने लग जाता है, ठीक है ना। तो कैंसर की स्टेज ये आ जाती है जब सेल ग्रोथ हो तो नॉर्मल सेल्स ये बन जाते हैं। इसका मैंने तुम्हें बता ही दिया, कैंसर के 2 कॉजेज होते हैं, एक तो हो गए, एक तो हो गया बैनिंग, ठीक है ना, और एक दूसरा हो गया तुम्हारा मैलिग्नेंट हो गया। क्या हो गया? मैलिग्नेंट हो गया। तो अब जब कभी ये ब्लड के द्वारा एक से दूसरी जगह पे जाएंगे और जहाँ पे बाय द वे अटक गए वहाँ पे और फॉर्म करने लग जाते हैं, ट्यूमर बनाने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो जब ये माइग्रेट होके इधर उधर जाएं और जगह भी अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे, तो इस वाली स्टेज को क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस कहते हैं, ठीक है ना। ये भी मैंने तुमको बता दी है। मेटास्टेसिस अलग अलग साइड में जाना ब्लड के थ्रू और वहाँ पर पे नया ट्यूमर जनरेट कर लेना, ये हमने हो गए। अब इसके मैंने तुमको बता दिया ना रीजंस क्या क्या हैं। फिजिकल में फिजिकल कॉजेज इसके क्या हो गए? कार्सिनोजेंस। क्या है? कार्सिनोजेंस हो गए, ठीक है ना। केमिकल जो बेसिकली हमारा क्या है इसमें? टोबैको आता है। क्या आता है? टोबैको आते हैं। जो कैंसर कॉजिंग वायरस होते हैं ना, इनको ऑन्को वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस, ठीक है ना। समझ जाना, ऑन्को वर्ड कहीं आता है तो कैंसर रिलेटेड ही रहता है, ठीक। तो ये हमारा कैंसर से भी हो गया। कैंसर डिटेक्शन के लिए बेसिकली क्या क्या किया जाए? अर्ली डिटेक्ट हो जाए अगर कैंसर तो बचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें क्या की जाती है? बायोप्सी की जाती है। क्या की जाती है बेटा? बायोप्सी की जाती है, ठीक है ना। एक ये हो गया। और दूसरा टिश्यूज एंड ब्लड या बोन मैरो, इसका वो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज की जाती हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड इज हिस्टोपैथोलॉजिकल, ठीक है ना। पैथोलॉजिकल वही है सेल काउंट करना, कितने सेल्स बढ़े हैं घटे हैं। ये घटते तो क्या है, इसमें टेस्ट होता है सेल्स को देखने के लिए कि सेल्स का काउंट कितना बढ़ा है, ठीक है। तो उस वाले टेस्ट को क्या कहेंगे? हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ किस किस की जाती है? टिश्यूज की जाती है। टिश्यूज की, ब्लड की जाती है एंड बोन मैरो की जाती है, ठीक है ना। अलग अलग चीजें हैं ये। तो ये आपकी हो गई। उसके अलावा क्या क्या होता है? रेडियोग्राफी। क्या है? रेडियोग्राफी इसका ट्रीटमेंट है। इसमें एक्सरेज, सीटी स्कैन, एमआरआई, ठीक है, ये सब चीज़ें करके चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें सेल काउंट बढ़ा है या क्या है। ये 2 चीज़ें होगी। उसके अलावा इसमें वो दिए जाते हैं तुम्हें, ये इसका जो इलाज है, इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट कुछ कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस भी दी जाती है डिटेक्शन करने के लिए, ठीक है। ट्रीटमेंट में इसमें क्या है? ट्रीटमेंट ये तो इसके सारे हमारे और चीज़ों में। ट्रीटमेंट में क्या क्या आते हैं इसके? सर्जरी, ठीक है ना, सर्जरी करी जाती है। रेडिएशन थेरेपी है, सर्जरी हो गई, रेडिएशन थेरेपी हो गई, और इम्यूनोथेरेपी भी की जाती है, ठीक है, जिसमें इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा आपका बूस्ट अप करने की कोशिश की जाए। कीमोथेरेपी भी दी जाती है, ठीक है ना। केमिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? पेशेंट का हेयर लॉस होता है, एनीमिक हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, ये इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो और इसमें जो बेसिकली जो दिया जाता है, ठीक है, तो पेशेंट्स को दिया जाता है अल्फा इंटरफेरॉन्स। क्या दिया जाता है आपका? अल्फा इंटरफेरॉन्स। ये क्या है बेटा? इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। क्यों दिए जाते हैं? टू एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, समझ गए हो। तो ये ट्रीटमेंट के लिए इसका सर्जरी है, रेडिएशन है, इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, अल्फा इंटरफेरॉन्स दी जाती है इम्यून सिस्टम को तो बढ़ाने के लिए। तो ये बेसिकली हमारा किसका हो गया बेटा? आपका सारा का सारा कैंसर की बीमारी के बारे में। दिस ऑल्सो आई टोल्ड यू। अब इसमें हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। अब इसमें थोड़े से हम ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें ड्रग्स मेडिसिन के लिए भी कही जाती हैं और गलत चीज़ों के लिए भी कही जाती है। इसमें जो पहला आता है वो है तुम्हारा ओपियोइड्स। क्या है? ओपियोइड्स। ये किस किस फॉर्म में होती हैं? हेरोइन के फॉर्म में, ठीक है ना। हेरोइन, स्मैक, आप लोगों ने सुना है ना ये सब नाम। हाँ, तो वही चीज़। इसका जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम पूछा जा सकता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, दैट इज द केमिकल नेम। ये होता कैसा है? वाइट कलर का होता है, कलरलेस होता है, टेस्ट में ये बिटर कड़वा होता है, और मॉर्फिन के एसिटाइलाइजेशन से ही
आपकी ओपियोइड निकाली जाती है। इसको लेते कैसे हैं लोग, स्नॉट करते हैं, ठीक है ना, सूंघते हैं, इंजेक्शंस भी इसके लिए जाते हैं बहुत से पेशेंट्स के। और ये क्या है, एक डिप्रेसेंट का काम करता है, बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन कर देता है, ठीक है ना, इट स्लो डाउन्स द बॉडी फंक्शन, स्लोज द बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देगा, ठीक है बेटा। तो और ये इफेक्ट किसको करता है, ये सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और गैस्ट्रो, पेट से रिलेटेड, ठीक है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है ना, इसको इफेक्ट करता है तुम्हारा ये ओपियोइड। ओपियोइड निकलता किससे पता है, पॉपी से, ठीक है ना, पॉपी का फ्लावर। आजकल पॉपी में तभी बैन लग चुकी है बेटा, पॉपी फ्लावर में बैन इसीलिए लगी है ताकि लोग उससे ये अफीम, ठीक है ना, अफीम ये सब वो ना कर सके। तो यही हो गया ओपियोइड। क्या हो गया, ये हमारे सीएनएस ब्रेन को इफेक्ट करता है, पेट, इंटेस्टाइन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेशर डालता है। हीरोइन स्मैक बेसिकली इसके कॉमनली हम इसको कहते हैं, केमिकल नेम जो है इसका डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, ठीक है ना। वाइट कलर का, कलरलेस होता है, बिटर होता है, टेस्ट वाइट, स्नॉट करते हैं लोग, इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं और बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है। तो ये हो गया हमारा इसका ओपियोइड, ठीक है ना। तो बेटा ये ड्रग्स एंड ऑल ये सब चीजें सही नहीं होती हैं, इनको दवाई के मकसद से बनाया था, पर इंसान ने जो है इसका ओवरडोज लेके इसको गलत ढंग से यूज कर दिया। दूसरा इसी में आता है तुम्हारा कैनेबिनॉइड्स। क्या आते हैं, कैनेबिनॉइड्स। पहाड़ों में रहने वाले लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, इसको कहते हैं भांग, ठीक है ना। यहाँ इसकी अच्छी खासी खेती की जाती है, पर आजकल खेती में भी अब बैन है क्योंकि लोग इसको गलत ढंग से इस्तेमाल करने लग गए हैं। अर्निंग के लिए बेटा आदमी कुछ भी करता है, प्रॉब्लम्स देखता नहीं है कि इसका इफेक्ट क्या होगा, इसीलिए। तो कैनाबिनॉइड्स हो गए। ये कैनेबिस सटाइवा, उसका बॉटनिकल नेम क्या है भांग का, कैनेबिस सटाइवा, ठीक है ना, उससे निकाली जाती है। इसके पत्तियों का भी लोग इसको करके उसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना के उसको बेचते हैं, ठीक है। भांग को लोग पहाड़ों में तो अच्छा खासा उसको खाते भी हैं, बट उसका जो बाहर का हस्क होता है ना, उसको पहले साफ किया जाता है ताकि जो उसकी एक है एकदम से नशा वाली जो प्रवृत्ति है वो ख़त्म, क्वालिटी घट जाती है। तो उसकी भी एक प्रोसेस होती है, वो सब चीज़ें करके लोग इसको खाने में कभी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी एक्स्ट्रा अमाउंट अच्छी नहीं होती है। तो ये हो गया तुम्हारा इसके बारे में। और ये स्टेम, इसका सारे पार्ट्स यूज़ होते हैं, लीव्स भी होती हैं, स्टेम भी यूज़ होता है, ठीक है, इसके पूरे। और यहाँ तक कि बाद में भी जब पूरा का पूरा यूज़ कर लो तो भी उसकी बहुत अच्छी सी रोप वोप भी बनाते हैं लोग। तो ये चीज़ें तुम्हारी इसमें आ जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है तुम्हारा क्या, ये कोका एल्कोलॉइड्स आते हैं, ठीक है ना, कोका एल्कोलॉइड्स, इनको कोकेन कहते हैं, ठीक है ना, कोकेन कहते हैं। और इसका जो ये किससे निकाला जाता है, एरिथ्रोजाइलम, किससे, एरिथ्रोजाइलम कोका। आप ना इसके बॉटनिकल नेम पक्का याद कर लीजिएगा सारे, ठीक है ना, सारे बच्चे जितने भी आपका पता है, ओपेडेपेपनीफेरम, सोमनीफेरम, ठीक है ना, सारे के सारे याद कर लेना, पेपेवर सोमनीफेरम। तो ये सारे याद होनी चाहिए आप लोगों को, एग्जाम्स में आते भी हैं, ठीक है। ये ना हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को इफेक्ट करता है, ठीक है। आगे ब्रेन पे इन सब का असर रहता ही है बेटा, जितनी भी ये ड्रग्स बता रही हूँ मैं आपको, इन सब का असर वहाँ पे रहता ही। इसको भी लेते कैसे हैं, वो स्नॉट करते हैं, ठीक है ना, स्नॉट करते हैं। उसके अलावा ये भी आपका सीएनएस को ही इफेक्ट करेगा, ठीक है। और एनर्जी भी इंक्रीज करता है, इसीलिए थोड़ा सा जो एथलीट वगैरह हैं उनका ये टेस्ट किया जाता है, डोपामाइन टेस्ट, ठीक है। कहीं उन लोगों ने ले तो नहीं रखी है, एनर्जी बहुत आती है, बहुत तेज रनिंग एंड ऑल, अच्छी खासी स्पीड आ जाती है, तो वहाँ पर भी होता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा, शायद जानते भी होंगे हल्का फुल्का इस चीज़ के बारे में, तो वही हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें। और इसका एक है वो धतूरा, ठीक है ना, शिव जी भगवान को चढ़ता है धतूरा, वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। एट्रोपा बेलोडोना कहते हैं इसका बॉटनिकल नेम। आपको उसमें बुक में अच्छी तरह से सारे नेम्स अच्छे से मिल जाएंगे बेटा, उसमें आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं इतना फिर भी लिख देती हूँ, चलिए, एट्रोपा बेलोडोना, ठीक है। अब आते हैं ड्रग में। अब इसमें ये हो गई। अब इसी में एक हमारी मॉर्फिन भी आती है। मॉर्फिन ना बहुत ही सेडेटिव के यूज़ में, पेन किलर के रूप में यूज़ होती है। पहले के समय में जब ऑपरेशन वगैरह करते थे तो उसको मॉर्फिन सुखा दिया करते थे ताकि कुछ समय के लिए आदमी बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में रहे और उसका जो भी करना है कर दिया करते थे। अब आजकल तो और मीन्स हो गए हैं, ठीक है ना, आजकल तो एनेस्थीसिया
सारे हैं, एनेस्थीसिया वगैरह चढ़ा करके इसको करते हैं। अब इसी में आपका जो फाइनल टॉपिक आता है ना बेटा, दैट इज योर एडल्सेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज, ठीक है ना, दैट इज योर एडल्सेंस एंड ड्रग अब्यूज। इससे आप क्या समझते हो? ये टॉपिक आप सब बच्चों के लिए समझने के लिए बहुत ज़रूरी है बेटा। ये जिस स्टेज में आप सभी अभी बच्चे हैं, ये एडल्सेंस की स्टेज है, ठीक है। इस समय बहुत ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ के बारे में इसका आभास नहीं होता कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। कुछ बच्चे इसको जानते हैं, कुछ बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ड्रग एब्यूज़ इसकी लत पड़ जाती है, इस आदत में भी जाने का बच्चों का रिस्क रहता है। ये टॉपिक आपकी बुक में इसीलिए दिया गया है ताकि आप लोग इस चीज़ को लेकर के अवेयर हो सकें और ऐसे रास्तों पे ना जाएं जो कहीं ना कहीं फ्यूचर को हमारे सिक्योर नहीं रखती हैं, ठीक है। तो ड्रग एब्यूज़ बेसिकली बच्चा इसमें पढ़ता कब है? पीयर प्रेशर इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है ना। ये अपने साथ जिनके साथ आप रह रहे हैं उनका प्रेशर हो रहा है, ठीक है। अगर कभी ऐसा पेयर प्रेशर वाली कंडीशन आती है, यू शुड अवॉइड सच कंपनी वेर यू आर सिंपली गेटिंग एक्स्ट्रा प्रेशर फॉर ऑल दीज थिंग्स, ओके। तो इस चीज़ को हमेशा से ध्यान दें। तो ड्रग एब्यूज़ का बेसिक यही सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें देखने को क्या मिलता है? बिहेवियर चेंज हो जाएगा बच्चे का, एकेडमिक परफॉर्मेंस एकदम से डाउन हो गई, कट कट के रह रहा है, अपने ही ख्यालों में कुछ उसका हो रहा है, जो भी उसकी एक जो उसका नॉर्मल डेली शेड्यूल होता था वो डिस्टर्ब हो रहा है। दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स जो नज़र आते हैं। तो हमेशा अगर अपने साथ में किसी के नज़र आए तो ऑब्जर्व करने चाहिए, नोट करना चाहिए, जो भी उससे रिलेटेड इफ़ेक्ट है, जो भी इफ़ेक्टिव मेजर हो वो लेने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली इन चीज़ों से बच्चों को बचना चाहिए बेटा एडल्सेंस में। तो इसमें बच्चे का बिहेवियर भी जो है वो रेकलेस बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम से झल्लाना हर चीज़ में, रेकलेस बिहेवियर। तो ये सब चीज़ें इसके वार्निंग साइंस में आपको जो अभी बता रही थी ना, दे आर ऑल द वार्निंग साइंस, ठीक है ना। वार्निंग साइन जैसे मिल थकान लगना, एग्रेसिव होना, टायर्डनेस आना, चिड़चिड़ापन, स्टडी परफॉर्मेंस डाउन चले जाना, कटा कटा आइसोलेशन पसंद करना, ठीक है। ये सब चीज़ें हमेशा एक अपनी उसमें बने रहना, धुन में बने रहना, ये इसके सिंपल से साइन हैं। तो इससे सिरोसिस होने का भी चांस रहता है, लीवर प्रॉब्लम पूरी तरह से बेकार हो जाती है, नर्वस सिस्टम है, तो लीवर्स की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो सिरोसिस की कंडीशन कहलाती है, जिसमें कि हमारा नर्वस सिस्टम एंड लीवर इफेक्ट करता है, बहुत ऐसे इफेक्ट करता है कि फिर सही होना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो, इसके प्रिवेंशन एंड क्योर आ सकते हैं बेटा, क्योंकि ये आप लोगों से रिलेटेड है ना, तो इस वाले टॉपिक को तो अच्छे से देख ही लीजिएगा, ठीक है ना, प्रिवेंशन एंड क्योर। तो इसके लिए क्या करना है? एक तो अवॉइड करनी है आपको अनड्यू पीयर प्रेशर, जो भी पीयर प्रेशर है ना उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा? अगर बाय द वे कोई दिक्कत है तो भैया एजुकेशनल काउंसलिंग ले लेनी चाहिए, ठीक है ना, काउंसलिंग लेनी ही चाहिए ऐसी कोई दिक्कत आ रही है। उसके अलावा पेरेंट्स की, टीचर्स की हेल्प, अगर कोई ऐसे हैं पेरेंट्स बहुत अच्छी तरह से समझते हैं तो खुल करके उनसे बात की जा सकती है। कोई तो फ्रेंड होगा, फ्रेंड से बात की जाती है। टीचर्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ टीचर्स भी बहुत क्लोज होते हैं, उन टीचर्स से भी हेल्प लेनी चाहिए, सीख हेल्प, ठीक है ना, उनसे अपनी बात खुल करके बोलनी चाहिए, उससे भी हो जाता है। नहीं तो मेडिकल हेल्प भी दी जाती है, काउंसलर से मिलते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपके इसमें कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको लिया जा सकता है। सो दिस मच इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर बेटा। ये एक कॉमन चैप्टर है और ना केवल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बट कि आपके लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ाने का यही मकसद है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें इसमें हमें चिताई गई हैं, जिनके लिए वार्न किया गया है, एटलीस्ट हम उन चीज़ों का ध्यान दें और बीमारियों से रिलेटेड और सब चीज़ों को लेकर के अवेयर हों और अपना एक अच्छा सा फ्यूचर सिक्योर करें। ओके बेटा, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। ओके बेटा।